सुजानपुरी नाम के एक छोटे से गांव में राधेलाल नाम का एक सेठ रहता था। सभी गांव वाले उसके पास कर्ज लेने आते थे और वादे के मुताबिक समय पर उसका कर्ज भी लौटा देते। सेठ अपने उसूलों का पक्का और ईमानदार व्यक्ति था। एक दिन दो ठग जिनके नाम चंगू और मंगू थे, सेठ के गांव के पास से गुजर रहे थे। मंगू ने कहा, इस गांव का सेठ बहुत धनी है। वह गांव वालों को कर्ज देता है और लंबे समय तक की मोहलत भी देता है। अगर सेठ धनी है तो हमें उसे ठगना चाहिए। उपाय तो मैंने सोच लिया है। क्यों ना हम उस सेठ के पास जाकर उससे कर्ज ले लें, लेकिन उसे कभी वापस न करें। मंगू ने बात मानते हुए कहा, उपाय तो बढ़िया है तुम्हारा। चलो फिर आज चलकर सेठ को ही ठगते हैं। वे दोनों सेठ के पास पहुंचे और बोले, राम राम सेठ जी। सेठ ने पूछा, तुम दोनों कौन हो? इससे पहले तुम्हें यहां कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा, हम मुसाफिर हैं सेठ जी, और हम बहुत दूर से आए हैं। पिछले साल सूखा पड़ जाने के कारण हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गईं। हम भूखों मर रहे हैं। इस बार फसल अच्छी होने के आसार हैं, इसीलिए हम आपके पास कुछ पैसा उधार लेने आए हैं। सेठ ने कहा, अरे भाई, मैंने कर्ज मांगने का कारण और पता नहीं पूछा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितना धन चाहिए और कब तक लौटा दोगे। चंगू ने कहा, हमें 5,000 चाहिए। हम जल्दी ही कर्ज लौटा देंगे। सेठ ने कहा, फिर भी भाई, उस जल्दी की कोई मियाद है या नहीं? बिना मियाद के मैं कर्ज नहीं दे सकता। इस पर मंगू ने जवाब दिया, कर्ज तो कर्ज होता है सेठ जी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में दे देंगे। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई, तब तो कर्ज अगले जन्म में ही दे देना। मुंशी जी, 5,000 लाकर इन्हें दे दो और खाते में भी चढ़ा दो। ठीक है सेठ जी, अभी लाता हूं। मुंशी जी ने 5,000 लाकर उन्हें दे दिए। उन दोनों ने बिना गिने पैसों को जेब में डाला और वहां से चलते बने। मुंशी जी ने सेठ से कहा, आपको पता है ना कि वे दोनों कर्ज वापस करने का इरादा नहीं रखते और इस कागज के अनुसार हम कानूनन भी उनसे कर्ज नहीं वसूल सकते। फिर आपने उन्हें रुपए उधार क्यों दिए? मैंने यह सब जानबूझकर किया है मुंशी जी, लेकिन यह सब मैं तुम्हें अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा। तो क्या अब वे पैसे पानी में चले गए? मुंशी जी, कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वह लौटकर जरूर आता है। दूसरी ओर मंगू ने कहा, भाई चंगू, वास्तव में यह सेठ तो हमारी उम्मीद से ज्यादा बेवकूफ निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म की बात सुनकर हमें दुत्कार कर भगा देगा। चंगू ने जवाब दिया, हाँ भाई, उसने तो यह भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में यह कर्ज लौट आएगा कौन भला। अच्छा ही हुआ, हमारा तो फायदा ही फायदा हो गया। चलो किसी और गांव जाकर कुछ दिनों तक आराम और सुकून से रहते हैं। यह सोचकर दोनों आगे बढ़े और चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। रात बिताने के लिए वह कोई आश्रय ढूंढने लगे तो उन्हें सामने एक घर नजर आया। वह घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगे। अरे भाई, घर में कोई है क्या? घर का मालिक किसान हरिया घर से बाहर निकला तो उन लोगों से पूछने लगा, तुम लोग कौन हो भाई, और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हम परदेसी हैं भाई और रात काटने के लिए आश्रय चाहते हैं। ठीक है भाई, मैं अभी इंतजाम करता हूँ, और अगर भोजन भी चाहिए तो मैं उसका भी इंतजाम करवा देता हूँ। नहीं भाई, हमें भूख नहीं है। आपने हमें रहने के लिए आश्रय दिया, इतना ही हमारे लिए काफी है। किसान हरिया ने उनके लिए बिस्तर की व्यवस्था कर दी और दोनों थक बिस्तर पर लेट गए। अचानक उन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देने लगी, तो वो दोनों आवाज सुनने के लिए बाहर निकल गए। चंगू बोला, भाई, ये आवाज बाहर से ही आ रही थी। मुझे तो डर लग रहा है। ये अजीब सी आवाज है। हाँ, आवाज तो मुझे भी आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये किधर से आ रही है। जब वह दोनों आवाज सुनने के लिए थोड़ा और आगे बढ़े तो सामने 2 बैल बंधे थे। दरअसल वह आवाज उन दोनों बैलों की आपस में बात करने की थी। जब चंगू और मंगू ने उन बैलों को मनुष्य की बात करते सुना तो वो दंग रह गए। अरे भाई, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। बैल वह भी मनुष्य की भाषा में बात कर रहे हैं।
मैं भी हैरान हूँ भाई, लेकिन ये तो सच है, दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं। एक बैल बोला। भाई आज की रात तुम्हारे साथ मेरी आखिरी रात है। दूसरे बैल ने कहा। अरे भाई, मैं भी तुमसे यही कहने जा रहा था। अच्छा पहले तुम बताओ ऐसा क्यों है? वह इसलिए है मित्र, क्योंकि अपने जो मालिक हैं, मैंने उनसे पिछले जन्म में 5,000 उधार लिए थे, लेकिन उन्हें चुका नहीं पाया। सो इस जन्म में महीनों तक उसके हल और गाड़ी में जुटकर वह कर्ज चुकाया है। कल मेरा श्रम पूरा 5,000 का हो जाएगा और मैं सवेरे ही मर जाऊंगा। अच्छा मित्र, अब तुम बताओ तुमने बिछड़ने की बात क्यों की? तुम खुशकिस्मत हो मित्र, तुम्हारे कम कर्ज लेने की वजह से तुम्हें जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाग्य में अभी और महीना तक दुख झेलना लिखा है। कल एक दूसरा किसान आएगा और इस किसान से मुझे छीनकर अपने साथ ले जाएगा, और अगले कुछ महीनों तक मुझे उस आदमी की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। वह किसान इस बूढ़े किसान के पास से तुम्हें क्यों ले जाएगा? ये किसान भला अपना बैल उसे क्यों देगा? यही मेरा भाग्य है। तभी तो ये बूढ़ा किसान उस किसान से कर्ज लेकर अभी तक उसे चुका नहीं पाया है। ओ, तब तो ये बहुत दुखद है। ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है भाई। ये तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, वरना ईश्वर हमें इस जन्म में बैल ही क्यों बनाते। ये तो हमारे अपने अपने कर्म है मित्र, इसीलिए इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। खैर छोड़ो मित्र, मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल गई है या मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन दो आदमियों के लिए हो रहा है जो कुछ समय पर पहले इस किसान की मेहनत बनकर आए हैं। क्या मतलब है इस बात का? इन दोनों ने क्या किया है? अरे भाई, ये पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया। दोनों ठग अब तक ना जाने कितने व्यक्तियों को ठग चुके हैं, और इस समय भी एक गांव के सेठ को ठगकर कर्जा लेकर यहाँ पर आए हैं। तब तो उन्हें कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में सेठ का गधा बनना पड़ेगा। भाई सुना तुमने, इन दोनों को पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए बैल बनना पड़ा। हाँ, और हमें इस जन्म का कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। अब मैं सेठ का कर्जा अपने सर पर नहीं रखूंगा। मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और बाकी सारा जीवन दिन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, ताकि मेरे सारे पाप इसी जन्म में धुल जाएं। हाँ मित्र, हम कल सुबह ही सेठ जी के पास जाएंगे और उनका रुपया वापस कर देंगे। जब अगली सुबह हुई तो दोनों ने देखा कि किसान का बैल सचमुच ही मर गया था। उन दोनों ने किसान से अनुमति ली और सेठ के पास जाने के लिए निकल पड़े। सेठ जी, हमें बचा लीजिए। कौन हो तुम दोनों? अरे सेठ जी, हमें इतनी जल्दी भूल गए। हम दोनों चंगू और मंगू हैं। कल ही तो आपसे 5,000 कर्ज लेकर गए थे। सेठ जी, ये तो वही हैं जो कल आए थे। सेठ जी, हम आपके रुपए सूद समेत वापस करने आए हैं। नहीं भाई, मैं कर्ज की अदायगी इस तरह से नहीं लेता। मैं अपने वादों का पक्का आदमी हूँ। तुमने अपने अगले जन्म में कर्ज लौटाने की बात कही थी, अब मैं अगले जन्म में ही लूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? जब हम अब भी कर्ज लौटाने की बात करते हैं, तो आप अगले जन्म की बात क्यों कर रहे हैं? कह तो दिया भाई, मैं अपने वादों का पक्का हूँ। जब तुम लोगों ने अपने अगले जन्म में कर्ज लौटाने का वादा किया है, तो मैं अगले जन्म में ही लूंगा। उन दोनों ने सेठ से बहुत मिन्नतें की, लेकिन सेठ ने बिना कर्ज वापस लिए उन दोनों को वहां से बाहर निकाल दिया। वे दोनों दुखी मन से वहां से चले गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस कर्ज से मुक्ति कैसे पाए। वो लोग एक जंगल में पहुंचे तो उन्हें एक महात्मा मिले। क्या हुआ पुत्रो, तुम इतने दुखी क्यों हो? उन दोनों ने सच सच सब कुछ महात्मा जी को बता दिया। बेटा, यहाँ से 1 मील दूर एक निर्धन गांव है। तुम वहां जाओ और ये सारा धन लगाकर नीम के वृक्ष के नीचे कुएं की खुदाई करवाओ। सेठ जी के कर्ज उतारने का यह एक अच्छा उपाय है। ठीक है महात्मा जी, हम ऐसा ही करेंगे। महात्मा जी की बात मानकर वो दोनों आगे बढ़े और उस निर्धन गांव जा पहुंचे। वास्तव में उस गांव में नदी तालाब का कोई स्रोत ही नहीं था। वहां के लोग कई मील जाकर पानी लाया करते थे। महात्मा जी ने ठीक ही कहा था, हमें यहाँ कुएं की खुदाई जरूर करवानी चाहिए। दोनों ने एक पेड़ के नीचे खुदाई कराना शुरू कर दिया। वे दिन रात खुदाई करते रहे।
और ठीक 1 माह के बाद एक गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। उसमें पानी भी निकल आया। उन्होंने मिस्त्री को बुलाकर उसे पक्का बनवा भी दिया। चलो मंगू भाई, डंडे संभाल कर खड़े हो जाओ। जैसे ही गांव वालों को पता चलेगा, वे दौड़े दौड़े पानी लेने जरूर आएंगे। तुम चिंता मत करो भाई, पानी लेने के लिए अगर भगवान भी आ जाए तो मैं उन्हें पानी लेने नहीं दूंगा। वो दोनों मोटे मोटे डंडे संभालकर कुएं की चौकीदारी करने लगे। जब गांव वालों को उस कुएं के बारे में पता चला तो वे बर्तन लेकर दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। ठहरो तुम लोग, इस कुएं से दूर रहो। हम किसी को इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। अरे भाई, ऐसा अन्याय क्यों करते हो? तुम लोग जानते ही हो कि गांव में पानी की कितनी किल्लत है। तुमने वास्तव में इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बड़ा ही उपकार किया है। वह सब तो ठीक है, लेकिन यह कुआं हमारा नहीं है। ये कुआं तो सोनपुर नाम के गांव के एक सेठ राधे लाल का है। हम बिना उनकी इजाजत के किसी को भी कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। हाँ, अगर कुएं से पानी चाहिए तो सेठ जी से इजाजत लेनी पड़ेगी। गांव वालों ने चंगू और मंगू से सेठ का पता मालूम किया और 2 लोगों को भेजकर सेठ जी को बुलाने का आग्रह किया। दुहाई हो सेठ जी, हम पर रहम कीजिए। क्या हुआ भाइयों, आप लोग मुझसे ऐसे दुहाई क्यों मांग रहे हैं? सेठ जी, हमारे गांव के बाहर 2 व्यक्तियों ने कुआं खोदा है जिसमें पानी भी निकल आया है। वह कहते हैं कि वह कुआं आपका है। जब तक आपकी इजाजत नहीं होगी, वे उस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। मैंने आपके गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। जरूर वे दोनों व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी। हम लोग बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं। सेठ गांव वालों के साथ चल पड़ा। सेठ ने चंगू और मंगू को पहचान लिया। यह दोनों तो वही ठग मालूम पड़ते हैं जिन्होंने मुझसे 5,000 कर्ज लिए थे और अगले जन्म में कर्ज वापस करने की बात कही थी। हाँ, पहचान गया इन्हें। लेकिन ये दोनों यहाँ क्या चक्कर फैला रहे हैं? सेठ जी, यह कुआं आपके पैसों से बना है। हमने आपके कर्ज के पैसे से ही इस कुएं का निर्माण किया है। यदि आप इसे अपना मान लें तो हमारा कर्ज भी चुकता हो जाएगा और गांव वालों की पानी की समस्या भी हल हो जाएगी। नहीं, मैं इस कुएं को अपना नहीं कह सकता। वादे के मुताबिक मैं तुमसे अपना कर्ज अगले जन्म में ही लूंगा। सेठ जी, हम पर कृपा कीजिए। गांव वाले मीलों दूर जाकर पानी लाते हैं। सेठ ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान जीते और मैं हारा। आज से इस कुएं को मैं अपना मानता हूँ और तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करता हूँ।